नमस्कार, ये वक्त है मॉर्निंग प्राइम में 7 की बड़ी खबरों से आपको अपडेट करने का। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। सबसे पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। आज भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक, करीब 12 अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। तिरंगा अभियान को लेकर भी मंत्री और ऑफिसर्स के साथ करेंगे मीटिंग। रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक, आज दोपहर 3 बजे मंत्रालय में होगी मीटिंग। अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। रायपुर में करोड़ों की जमीन अवैध कब्जे से मुक्त, राजभवन और सीएम हाउस तक की गई थी गुरुचरण सिंह होरा की शिकायत। सीएम के निर्देश पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक जारी, रामानुजगंज में हाथी के हमले से युवक की चली गई जान। 1 महीने में गई 3 ग्रामीणों की जान। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बवाल जारी, जमाते इस्लामी गुट ने किए हिंदू घरों और मंदिरों पर हमले। भारतीय सीमा के पास शरण लेने सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हिंदू। पेरिस ओलंपिक में एक और मेडल पक्का, आज गोल्डन दांव लगाएंगी रेसलर विनेश फोगाट। वहीं हॉकी के सेमीफाइनल में हार के बाद अब ब्रॉन्ज के लिए खेलेंगे मुकाबला। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। तो पहली बड़ी खबर है, नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेता चुन लिया गया है। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली कोचिंग हादसा, बिल्डिंग के मालिकों की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। और तीसरी खबर दिल्ली से यही है, केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। चौथी, पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर के खिलाफ मानहानि केस करेंगे पुणे के डीएम। 5वीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी की सीट बंटवारे पर चर्चा। 6वीं ओलंपिक हॉकी सेमीफाइनल में जर्मनी से हारा भारत, आज ब्रॉन्ज मेडल का मैच। और 7वीं बड़ी खबर बहुत ही अहम है, कुश्ती में विनेश फोगाट 3 मुकाबले एक दिन में जीतेंगी और आज वो गोल्ड मेडल के लिए लड़ेंगी। तो पहली खबर यही है, क्योंकि भारत की बेटी ने भारत का सर फक्र से ऊंचा कर दिया है। भारत का एक और पदक पक्का हो गया है। कुश्ती फाइनल में पहुंची विनेश फोगाट, 50 केजी वेट कैटेगरी में फाइनल में पहुंची है विनेश। क्यूबा की पहलवान को 5-0 से हराया। अब वो बुधवार की रात 10 बजे की गोल्ड के लिए दांव लगाएंगे, लेकिन इतनी आसान कहानी नहीं है। एक दिन में 3 मुकाबला जीत लिया। विनेश फोगाट की कहानी बड़ी लंबी है। याद कीजिए टोक्यो और याद कीजिए रियो, जब वो रोते हुए बाहर आ रही थी और जब कहा गया कि ये खोटा सिक्का है। आज वो खोटा सिक्का गोल्ड पर दांव लगाएगी। ये कहा गया, ये कमेंट किया गया, खोटा सिक्का। ध्यान होगा आप सभी को। लेकिन देखिए, कई बार जब आपको दूसरे जज करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि आप खोटा सिक्का हो सकते हैं, कहते हैं। लेकिन ये खोटा सिक्का जो है, आज इसने देश का सर फक्र से ऊपर कर दिया। अभी हम 3 कांस्य मेडल जीते हैं पूरे ओलंपिक में, और आज विनेश फोगाट गोल्ड के लिए दांव लगाएंगी। और देश के सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि वो विनेश फोगाट के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें जिससे वो गोल्ड जीत सके। हालांकि इनकी कहानी इतनी आसान नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं कि एक दिन में 3 मुकाबला जीता है, आप इससे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि फ्लैशबैक जरूर देखिए, टोक्यो रियो में जब इन्हें खोटा सिक्का कहा गया और ये रोते हुए ओलंपिक से वहां से निकली थी। वो तस्वीर भी जरा याद कीजिएगा। आज जश्न का मौका है, लेकिन उस पल को भी याद कीजिएगा। अब खबर बांग्लादेश से है। यहां पर बवाल जारी है। जमाती गुट के कट्टरपंथियों ने हमले किए हैं। हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले हुए हैं। भागकर भारतीय सीमा के पास पहुंचे हैं सैकड़ों हिंदू। मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेता चुना गया है। शेख हसीना को शरण नहीं देना चाहता है ब्रिटेन। अमेरिका ने भी शेख हसीना को झटका दे दिया है। हसीना अभी भी भारत में ही मौजूद है, यानी शेख हसीना से ब्रिटेन
और अमेरिका ने किनारा कर लिया है। अब एक ही विकल्प उनके पास बचता है, क्योंकि भारत पड़ोसी देश है तो उन्हें बहुत दिनों तक नहीं रख सकता, शरण नहीं दे सकता। फिनलैंड, एक ही देश बचता है फिनलैंड। क्या अब उन्हें फिनलैंड में शरण मिलेगी? चूंकि ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका, इन दोनों ही देशों ने शेख हसीना को शरण देने से इनकार कर दिया है। देखिए, समय और परिस्थिति यही होती है, जो 2009 से लगातार चुनाव जीतती आ रही हैं, जो इसी 2024 में भारी बहुमत से चुनाव जीती, यानी 300 में से 224 सीट पाई, आज वो भागी भागी फिर रही हैं। यही हालात और यही स्थिति और यही परिस्थिति है। यानी कल तक जो अपने देश की रानी हुआ करती थी, आज वो भागी भागी फिर रही हैं, ये हकीकत है। और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेता चुन लिया गया है। और अब कुछ प्रादेशिक खबरों का रुख कर लेते हैं। रायपुर से खबर है, साय कैबिनेट की आज बैठक है। विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ही बैठक होगी, ये नियम है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही बैठक होती है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। कृषि शिक्षा से जुड़े विषयों पर फैसले हो सकते हैं। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विषय पर फैसले होने की उम्मीद है। और बहुत सारे लोग टकटकी लगाए ये देख रहे हैं कि कब लोगों के अच्छे दिन आएंगे, लोगों के नौकरी की जानकारी मिलेगी कि शिक्षा विभाग में ये इतनी वैकेंसीज मिल रही है। लोग अभी भी बाट जो रहे हैं, उन्हें ये उम्मीद है कि जल्द ही वैकेंसीज आने वाली है और उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। बहरहाल आज कैबिनेट की बैठक है, साय कैबिनेट की बैठक है आज, और कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। लेकिन भोपाल में क्या होगा, यह भी तो आपको बताना है। भोपाल में मोहन कैबिनेट की आज बैठक है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक होगी सुबह 11 बजे। देखिए, 11 बजे का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। 11 बजे छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि करीब 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। करीब 12 ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा होगी। खबर भोपाल से अगली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई है। रक्षाबंधन और तिरंगा अभियान को लेकर यह बैठक है। सुबह 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। इसमें आईजी होंगे, कलेक्टर होंगे, एसपी होंगे और जिला पंचायत के सीईओ भी होंगे, मंत्री भी होंगे, सांसद भी होंगे, विधायक भी होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष और महापौर मौजूद रहेंगे। ये बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, बहुत ही बड़ी। भाई, आईजी है, कलेक्टर है, एसपी है, जिला पंचायत के सीईओ हैं और इसके साथ माननीय मंत्री लोग भी हैं, सांसद भी हैं 29 के 29, विधायक भी हैं और महापौर हैं। यानी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लंबी चलेगी, 9:30 बजे से शुरू होगी। और चूंकि 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी है, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लंबी, और उद्देश्य ये है, रक्षाबंधन को लेकर ये बुलाई गई है बैठक। और इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस भी है, उसको लेकर भी ये बैठक बुलाई गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भिड़ गए। छत्तीसगढ़ कॉलेज में ये भिड़ गए कार्यकर्ता। पोस्टर फाड़ने को लेकर देखिए विवाद शुरू हुआ, पुलिस ने बीच बचाव किया। सिविल लाइन थाने का ये मामला, ये तस्वीरें जरा आप देखिए। एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं, कार्यकर्ता हैं, छात्र क्या कार्यकर्ता हैं, और दूसरी तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। अच्छा, पोस्टर फाड़ने को लेकर विवाद हुआ है और ये विवाद देखते ही देखते बढ़ गया। फिर पुलिस को आकर बीच बचाव करना पड़ा, तब जाके स्थिति नियंत्रण में हुई। मुरैना में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने रिसोर्ट में छापेमारी की कार्रवाई की है और 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस, 4 खाली कारतूस। बदमाश कुक्कू जादौन के बर्थडे पार्टी में की थी हर्ष फायरिंग। रिसोर्ट में
शिवपुरी से आई बार डांसर भी मौजूद थी। पुलिस रिसोर्ट के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, चेक कर रही है। सबलगढ़ थाना इलाके के कलंगी रिसोर्ट का यह मामला है। अपना बर्थडे आप शांति से मनाइए, अच्छे से मनाइए तो ही अच्छा है। ये हर्ष फायरिंग वायरिंग जो है ना, खबर बनते देर नहीं लगती है। आपको लगता है कि हमारा जलवा बरकरार है, लेकिन जलवा कब डाउन हो जाता है पता भी नहीं चलता है लोगों को। ये जान रहे हैं ना। इसलिए कायदे में रहिए तो फायदे में रहिए। बहरहाल अगली खबर जबलपुर से है। अवैध हथियार तस्करी पर एक्शन हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 15 चाकू और 1 पिस्टल और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान से चाकू मंगवाकर जबलपुर बेचते थे आरोपी। हनुमानताल थाना पुलिस ने यह कड़ी कार्रवाई की है। अवैध हथियार तस्करी पर जबलपुर में एक्शन लिया गया है और 1 पिस्टल भी इनके पास से बरामद की गई है। राजस्थान से चाकू मंगवाकर जबलपुर में ये आरोपी बेचते थे और उसके बाद लोगों को डरवाते होंगे और गुंडई करते होंगे। राजधानी में बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। गुरुचरण सिंह होरा के खिलाफ राजभवन और सीएम हाउस तक पहुंची शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखिए। रायपुर के कौशल्या विहार में लगभग 9 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मंगलवार सुबह जिला प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को ढा दिया। स्थानीय पार्षद रवि ध्रुव समेत कई लोगों ने कब्जे को लेकर शिकायत की थी। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने एसडीएम और तहसीलदार को कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं। कौशल्या विहार में एक जगह पर पिछले 1 महीना पहले करीब एक विषय हुआ था, जहां पर एक डेरा हटा के उनको शिफ्ट किया गया था। उस जगह पर किसी ने इंटेंशनली कब्जा करने की कोशिश की थी, तो राजस्व की टीम आज गई और उस पूरे कब्जे से मुक्त कराई। निसंदेह रूप से जो भी विधिक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया करेंगे। दरअसल राजधानी की करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत आरडीए के साथ सीएम हाउस और राजभवन तक पहुंची है, जिसमें गुरुचरण सिंह होरा पर अवैध कब्जे के आरोप लगाए गए। शिकायती आवेदन में गुरुचरण सिंह होरा पर कौशल्या विहार समेत राजस्व विभाग की लगभग 10 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा करने की बात लिखी गई है। बुलडोजर वाली कार्रवाई इसी शिकायत के आधार पर हुई है। जमीन सरकारी जमीन होने के कारण हमारे लेआउट में है, पर सरकारी जमीन है, आरडीए को प्राप्त नहीं थी। उस जगह का पर जो कब्जा हो रहा था उसका उनके आवेदन पत्र को हमने मूलतः एसडीएम कार्यालय को अग्रेसित किया था कार्रवाई के, जिसके तहत उनके द्वारा आज हटाने की कार्रवाई की गई। अलग अलग शिकायतों में ये बताया गया कि गुरुचरण सिंह होरा ने सेक्टर 15A में लगभग 4.47 हेक्टेयर पर कब्जा कर एक बाउंड्री वॉल खड़ी कर ली। लालपुर देवपुरी स्थित ढाबे के पास सेक्टर 15A में गार्डन, सिटी पार्क, प्लॉट नंबर A1 से A23 तक, A24 से A28 और A32 से 33 की पूरी जमीन पर रातों रात कब्जा कर लिया गया। इस बीच प्रशासनिक टीम को कब्जा हटाने के दौरान भी दबंगई देखने को मिली। आरोपी के कर्मचारी प्री कास्ट कंक्रीट के स्लैब उठाकर ले जाने लगे, जबकि सामग्री को रातसात किया जाना था। बहरहाल राजभवन ही नहीं, सीएम हाउस तक अवैध कब्जे की शिकायत पहुंची है। यही वजह है कि जिला कलेक्टर ने कार्रवाई पर साफ शब्दों में कहा कि सीएम के निर्देश पर अवैध कब्जे हटाए गए। उन्होंने दावा किया कि भूमाफिया के खिलाफ आगे भी एक्शन जारी रहेगा। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। तो अगली खबर भी रायपुर से ही है। चोरी करने वाला नाबालिग आरोपी गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोने मकान में चोरी की थी। आरोपी के पास से चोरी का सामान भी जब्त कर लिया गया है। जब्त सामान की कुल कीमत 6 लाख रुपए है। गोल बाजार थाना क्षेत्र का यह मामला है। नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सोचिए, नाबालिग भी इस कार्य में लिप्त हो गए हैं। आरोपी ने सोने मकान को टारगेट किया और वहां से 6 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए हैं।
रामानुजगंज में हाथी के हमले से एक युवक की जान गई है। मानसिक रूप से ये कमजोर था। 1 महीने में हाथी के हमले से 3 ग्रामीणों की मौत हुई है। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के चाकी एक गांव पड़ता है, ये वहीं का मामला है। यहां पर हाथियों के आतंक से लोग बड़े परेशान हैं। आए दिन इस तरह के हमले होते रहते हैं और कई के तो घर उजाड़ देते हैं। बेचारे रात रात भर सोते हैं वहां के स्थानीय लोग। हालांकि यहां पर एक युवक की जान चली गई है। रायपुर से अगली खबर भी है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम दिल्ली दौरे पर है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से इन्होंने भेंट की है। हाथी विचरण क्षेत्रों में सोलर लाइट लगाने पर चर्चा हुई है। हाथी मित्र दलों के लिए आर्थिक सहायता भी उन्होंने मांगी है भूपेंद्र यादव से। ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा लगता है कि जब मंत्री चिंतित होते हैं जन समस्याओं से और उसके बाद दिल्ली दौरे करते हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसके बाद लोगों को उम्मीद होती है कि अब उन्हें इन समस्या से निजात मिलेगी। हरदा जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम रनहाई कला में जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। यहां पिछले दिनों 3 मवेशियों की मौत हो चुकी है। हमने कहा कि हम उन जनप्रतिनिधियों को ये तस्वीरें दिखा दें जो बड़े बड़े दावे करते हैं। जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम चांद तारे भी तोड़ के आपके इलाके दे देंगे। ये जनता से कमिटमेंट कर ही देते हैं लगभग। तो हमने कहा उन्हें दिखाया जाए, भाई देख लें टेलीविजन के जरिए। खेती किसानी का कामकाज बंद करना पड़ा है इन लोगों को, जो देख रहे हैं आप। इसके पहले ग्रामीणों ने चंदा करके एक पुलिया बनाई, लेकिन अब वो भी नहीं है। पुल नहीं होने से परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने जन सुनवाई पे पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाई। अब तो कलेक्टर साहब है। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी खेतीबाड़ी नदी के उस पार है। साथ ही 10 से 12 गांव जाने का एकमात्र यही रास्ता है। इस मामले में कलेक्टर आदित्य सिंह का कहना है कि ग्रामीणों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाएगी। चलिए, अच्छी बात है, कलेक्टर साहब ने सुना, इनके दर्द को समझा। छत्तीसगढ़ में हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लोग जान खतरे में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। इसी बीच बीजापुर से एक साहस से भरी तस्वीर आई है। भोपाल पट्टनम के गोंगला गांव के मिनूर में शिक्षक उपनाती नदी को पार कर हर रोज स्कूल जा रहे हैं। मिनूर गांव के प्राथमिक स्कूल में 21 बच्चे पढ़ाई करते हैं, जहां तेज बारिश के बीच उफनाती नदी को पार करके शिक्षक वहां पहुंच रहे हैं। वहीं एक तस्वीर जगदलपुर से भी हमारे सामने आई, जहां 3 घंटे के भीतर हुई मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया, यानी पानी ही पानी हो गया। सड़कों के साथ साथ आसपास के कई मकानों में पानी भर गया। कई कॉलोनियां पूरी तरह से डुबान क्षेत्र में तब्दील हो गई। लोग अपने घरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी नजर आए। इस वक्त साथ की बड़ी बात कि इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन मॉर्निंग प्राइम जारी है और आगे देखिए शुभांगी ठाकुर के साथ हमर बानी हमर गोठ। दिन दूर नहीं जब भारत
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। उद्योगों को बढ़ावा देने से न सिर्फ रोजगार बढ़ता है बल्कि प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होता है। यही वजह है कि मोहन सरकार ने विकास को गति देने के लिए कई कदम उठाए। सिंगल विंडो सिस्टम, बिना अनुमति के उद्योग की स्थापना और निवेश के लिए 40% की सब्सिडी, ऐसे कदम हैं जो निवेशकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। वहीं निवेश के लिए उज्जैन से रीजनल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया गया। 28 अगस्त को ग्वालियर में भी रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से मिलेंगे और प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। 8 अगस्त को बेंगलुरु में इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन होगा। इसके अलावा निवेश को लेकर कोयंबटूर और मुंबई में भी सीएम ने उद्योगपतियों से मुलाकात की है और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। हमारी सरकार ने निर्णय किया औद्योगिक निवेश को भी पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए, इसलिए लगभग 40% की वृद्धि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार ने रखी है। इसमें तीनों प्रकार के औद्योगिक संभावना ली है, हेवी इंडस्ट्री भी है, एमएसएमई भी है और कुटीर और ग्रामोद्योग आधारित उद्योग को भी इसमें जोड़ा है। सीहोर के आष्टा में करीब 60,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और इथेन क्रैकर परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव बनाया गया, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। जो सरकारी योजनाएं हैं जो अभी जहाँ पर चल रही हैं निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए, उद्योगों के लिए, तो काफ़ी अच्छा माहौल इससे बना हुआ है। मोहन सरकार ने उद्योगों के लिए बाहें खोल दी हैं। यही वजह है कि मोहन सरकार के सुशासन की खुले दिल से तारीफ हो रही है और लोग तहे दिल से सीएम मोहन यादव को धन्यवाद भी दे रहे हैं।